हेलो साथियों, ये हमारा आज का क्लास नंबर 5th है। इससे पहले हम 4 क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे ही पिछली कक्षा में देखते आए हैं कि सबसे पहले हम अपनी फ्रैक्शन को रिवाइज करते हैं एंड देन हम मूव ऑन करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले 1/2 1/2 कितना होता है जी? 1/2 50%। 1/3 33 से 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4%। 1/17 जी 5 से 15/17%। 1/18 5 से 5/9%। 1/19 5 से 5/19%। 1/20 जी 5%। 1/24 4 से 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 से 1/3%। 1/40 जी 2 से 1/2%। 1/50 2%। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 4/9 44 से 4/9%। 3/8 37%। 5/8 62%। 4/7 57 से 1/7%। 5/7 71 से 3/7%। 5/6 जी 83 से 1/3%। 7/8 87 से 1/2%। 3/4 75% और 4/5 80%। अब आप 1 मिनट इसे मन ही मन रिवाइज करिए और उसके बाद हम आगे के आज के क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे होंगे। जी करिए जी 1 मिनट रिवाइज। आई होप आप लोगों ने इन्हें मन ही मन रिवाइज किया होगा और हम आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी 4 क्लास में पीछे तक हमने क्वेश्चन जो किए थे वो 50 तक हो चुके थे। आज 50 से हम आगे कर रहे हैं। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जैसे ही पेड कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं वैसे ही ये फ्री में है। फुल ऑनेस्टी से हम इन्हें इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लेकर आए हैं। तो आप भी उसी तरीके से मेहनत कीजिए और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है जी द डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं
एक संख्या है जी x, ठीक है जी, और दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का अंतर x है और दूसरी y है, इनका ये डिफरेंस हो गया। क्या है जी? उनके योग का, यानी कि ये x और ये हमारा y, इनका योग जोड़ हो गया। इनके जोड़ का कितना है जी? 15%, 15% है जी। तो 15% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है, अगर नहीं ध्यान तो अभी देख लेते हैं। ब्लैक स्क्रीन करते हैं जी। तो 15% की फ्रैक्शन देखते हैं जी। एक बटा बीस होती है हमारी 5% की फ्रैक्शन। हमें चाहिए जी 15% की, तो इसका हम 3 गुना करते हैं तो ये 15% आ जाएगा। तो इस साइड भी हमें 3 गुना करना होगा, याद है ना ये चीज़ें। 3 गुना करेंगे तो 3/20, 3/20। इतना सब करने की भी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमें पता है 20, 1/20 होता है 5%, इसका 3 गुना 3/20 हो जाएगा 15%, तो 3/20। ठीक है जी। अब हम इनका हेरफेर कर रहे होंगे। ये आ गया हमारा 3/20, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये था हमारा x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई, इसका 15% था 3/20। 20 इस साइड लाएंगे, यानी कि ये 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। 20x, ये 3 इस साइड माइनस को होगा 3x, और ये 3y है, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 20y। तो हमारे पास आ गया ये 17x बराबर 23y। अब यहाँ तक मैंने आपको ये कहानी समझा चुका था, नहीं तो आप सिंपल से जाना चाहते हैं तो x ये यहाँ पे आ जाएगा भाई, बराबर हमारे पास था 23, और इस साइड ये डिवाइड में हो जाएगा 17। तो हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू आ गई 23 और y की वैल्यू आ गई 17। अब हमसे पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है जी। तो बड़ी संख्या 23 अनुपात 17, ठीक है जी। ये x और ये y, और x y का हमारे पास ये रेशियो आ गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, 23:17। ठीक है जी। तो करिए जी, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, और करके आप कमेंट में आंसर कीजिए, और तब तक हम देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्या कह रहे हैं, x हैज़ ट्वाइस एज मच एज मनी एज दैट ऑफ y, and y has 50% more money that of z. If the average money of all them is rupees 110, then the money which x has is, ठीक है। x के पास y से 2 गुना रुपए है और y के पास z से 50% अधिक है रुपए है। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं? तो सबसे पहले जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं हम। एक यहाँ पे नहीं, ये कलर नहीं, x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं और एक z ले लेते हैं। हमें बोल रहा है कि y के पास y हैज़ 50% मोर मनी देन दैट ऑफ z, z से 50% ज़्यादा है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि अगर z के पास 2 यूनिट रुपए है, ठीक है, तो x के पास, y के पास सॉरी, x से z से 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 50% ज़्यादा होगा, यानी कि इसका मतलब इसके पास 3 यूनिट होगा। ठीक है जी। और हमें कह रहा है कि x के पास 2 गुना रुपए हैं,
ये क्या है ना, 2 गुना रुपया है वाई के पास से। अब वाई के पास 3 यूनिट हैं तो एक्स के पास 6 हो जाएगा इसका दुगना। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन से? हमें कह रहे हैं कि उन तीनों का औसत 110 रुपये है, एवरेज दिया गया है। एवरेज दिया गया हमें 110 रुपये। एवरेज क्या होता है जी, थोड़े से समझ लेते हैं। एवरेज होता है जी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में लिखें तो औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों के योग को डिवाइड करेंगे आंकड़ों की संख्या से। ठीक है जी। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी एक्स वाई जेड की। ठीक है जी। क्या था, एक्स के पास 2 यूनिट था तो वाई के पास 3 यूनिट, और जेड के पास जेड के पास 2 यूनिट, वाई के पास 3 यूनिट, एंड एक्स के पास हमारे पास इसका डबल 6 था। तो हम इन तीनों को एवरेज दिए गए तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकलेगा जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 + 3 + 2 इनको जोड़ लेंगे, डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन है तो 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है जी, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6 3 9 और 2 11, 11/3, 11/3 यूनिट औसत आ गया। लेकिन औसत हमें दिया गया कितना है जी, 110 रुपये। एक्चुअली में इतना दिए गए। अब यूनिट इनको रिलेट कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 रुपये, डिवाइड बाय ये नीचे चलेगा 11, ये इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 11 एकम 11, ठीक है जी, और ये 30, तो 30 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 30 रुपये। ठीक है जी। अब हमें निकालना किसका है, देन एक्स के पास कितना रुपए है, एक्स के पास कितना रुपए है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स के पास 6 यूनिट है तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 30 रुपए। तो 6 यूनिट की निकालनी है, 6 यूनिट की, तो 30 गुना में 6, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 180 रुपये। ठीक है जी। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका कौन सा है, और क्योंकि हमें पता है कि एवरेज दे रखा है हमें कितना, 110 रुपये। अगर एवरेज 110 रुपये तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल होता है जी, अगर आप समझ रहे हो तो एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो सम आ जाएगा। यानी कि ये आगे हम एवरेज चैप्टर में फुल डिस्कस करेंगे, लेकिन जो समझ सकता है उसके लिए कि एवरेज दिया गया उसको हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो सम हमें चाहिए, एवरेज है 110, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 थी, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा जी, 330 रुपये। ठीक है जी। और हमें पता है जी टोटल था कितना, टोटल था जी, हमने जोड़ा एक्स था, वाई था, जेड था, ये 6 था, ये 3 था, ये 2 था। इनका टोटल कर लेते हैं जी। इनका टोटल किया था हमने कितना, 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 यूनिट।
तो 11 यूनिट आ गया था 330 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी, हमें पता है। तो 330 पे को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब 30 रुपये आ गई थी। अब जिसका पूछा है, जैसे कि x का पूछा है, तो x की 6 यूनिट है, 6 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 18, यानी कि 180 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों तरीके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो ऑप्शन डी ठीक है जी। अब 53 क्वेश्चन हमारे पास जो है, आप 1 मिनट कीजिए जी, फिर हम इसको ट्राई करते हैं और करवाते हैं। दोस्तों आगे हिंदी में क्वेश्चन टाइप किए हुए नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में ही होंगे, तो मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। ठीक है जी, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आगे आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी में फिर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्केयर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%। बाय दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय। कह रहा है कि अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और वाई स्केयर दो वैल्यू, एक है एक्स और वाई का स्केयर, ठीक है जी, इन दोनों वेरिएबल, कह रहा है दोनों वेरिएबल की 20% कम कर दें, तो इस एक्सप्रेशन जो बनेगा, ठीक है, उसमें कितना डिक्रीज आएगा। तो हम 20%, सबसे पहले हम देख लें 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी, 1/5। ठीक है जी, यानी कि अगर पहले वेरिएबल x 5 था, ठीक है जी, और y कितना था, 5 होगा, 5 का स्केयर 25 था। ठीक है जी, पहले इतना था, 125 था, तो अब डिक्रीज कर दिया, तो यानी कि 1 यूनिट डिक्रीज कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 4। अब ये चक्के 16 हो गया, 16 चौक 64 हो गया होगा। अब इसमें डिफरेंस कितना है जी, यही हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं जी, तो ये हमारे पास बचा 36 और 25, सीधे 5 में से 4 के 1 बचा, और 6 में से 6 के 6, 61। ठीक है जी, 61 का हमारे पास डिक्रीज आया, किस पे आया जी, 125 पे, तो 125 पे अब मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो अब हम इसको काटे पीटेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो देखिए जी, 25 पंच 125, 25 चौक 100। ठीक है जी, अब 4 एकम 4, 6 चौक 24, और अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं, 5 चौक 20, 8 पंच 40, और 4/5, 4/5 का मतलब होता है जी 80%, यानी कि 80% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.8 लिखेंगे, यानी कि ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 48.8% हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन आप करिए, और फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। हमारे पास जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स। ये बोल रहा है कि हमें कोई दो पॉइंट है, ये मान लिया ए है और ये मान लिया हमने यहाँ पे बी है। ठीक है जी, ए और बी जो फिक्स पॉइंट है कोई, ये रहा और ये रहा। ठीक है जी, इस तरह है कि फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, यानी कि
ये ए भी जो है एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये टेढ़ा हो गया जी, यहाँ पे हम सीधा रेखा खींच लेते हैं। सीधी रेखा कहाँ से खींची जाएगी भाई भाई? सीधी रेखा कैसे खींची जाएगी? ये रहा, हाँ हाँ हाँ, इसमें ये रहा, यही है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो है, ये क्या हो गया? हाँ अब बनी बात। ये वैसे तो 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये हमारे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। 5 सेंटीमीटर की कोई हमने एक लाइन खींच दी, और कह रहे हैं कि सी इस पे एक पॉइंट है, इस पे एक सी पॉइंट है, मान लिया, मान लेते हैं जी। ये सी पॉइंट है जी, ये सी रहा। और कहता है कि एसी की लंबाई अब 3 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि ये वाली लंबाई है ना, ये 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक। और हमें पता है कि टोटल हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर की थी, तो ये हमारे पास कितनी बची होगी? 2 सेंटीमीटर की। अब कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज्ड बाय 6%, हमसे कह रहे हैं कि अगर अगर यहाँ पे मैं इसके थ्रू, अगर एसी की लंबाई, एसी ये है, ठीक है जी, एसी ये, इसकी लंबाई ये है, इसको 6% अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए ये है, अब अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगी, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है, इसका मतलब वो ये हुआ कि ये फिर कम होगी, ये सी बी की लंबाई कम होगी अगर ये बढ़ेगी, ठीक है जी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास जी 20 रुपये हैं, ठीक है जी, और दो चीज़ों पे ही मैं खर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे टी है जी, चाय है जी, ठीक है जी, ये, और यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी है जी, ठीक है जी। मैं हर रोज़ क्या करता हूँ कि मैं 10 रुपये की चाय पीता हूँ और 10 रुपये की कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है जी। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने मन किया कि मैं 5 रुपये की और कॉफ़ी पी लूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 रुपये की तो पी रहा था, तो 5 की और, तो अब मुझे 5 रुपये की यहाँ पे कमी करनी होगी, 5 रुपये की यहाँ पे कमी करनी होगी। अब सिर्फ मैं यहाँ पे 5 रुपये की कॉफ़ी पी सकता हूँ, तो मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई फिक्स चीज़ है, अगर ये फिक्स चीज़ है, तो एक चीज़ पे हम अगर ये खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो एक चीज़ में हमें नॉर्मल सी बात है कमी करनी होगी। तो यही हमारे सवाल में था क्या, कि अगर हम एसी की लंबाई, ये एसी है, इसकी हम बढ़ा रहे हैं कुछ प्रतिशत, तो सी बी जो होगी, ये सी बी है, तो इसमें कमी आएगी। यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत सी बी में कमी आएगी, ठीक है जी। अब देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब एसी था हमारे पास 3 सेंटीमीटर, था। रुको यार, हम 3 सेंटीमीटर था एसी, ठीक है जी। इसको हम 6% बताए हैं, यानी कि 3 का 6%, 6% कितना हुआ? 6/100, या बन जाएगा 18, 18/100 बन जाएगा हमारे पास, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 0.18। ये अगर एसी पे बढ़ेगा
तो CB पे से नेचुरल सी बात है 0.18, यानी कि 0.18 की कमी होगी। तो कमी किस पे होगी? ये वाले इससे पे होगी। ये CB पे, CB कितना है जी 2 सेंटीमीटर, तो इस पे कमी होगी। तो ये कमी किस पे हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर इस पे। तो 100 पे कितनी? हमें प्रतिशत वैल्यू ही निकालनी है जी। तो ये 0 से, यानी कि डेसिमल हटेंगे तो नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 9, यानी कि 9%। ये क्या बन गया? 9% की कमी होगी। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए जी, ये तरीका है सिर्फ समझने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा वही है, तरीके वही हैं, ठीक है जी। इसे प्रेजेंट करने का, समझने का तरीका सेम है, लेकिन हम अप्रोच अलग दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या? हमने देखा था कि ये A और ये B है, इस पे कोई C है पॉइंट, ठीक है जी। तो ये टोटल हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, तो ये हमारे पास बचा 3 सेंटीमीटर, ये 2 था, 2 सेंटीमीटर CB का, ठीक है जी। अब हम बढ़ा रहे थे किसको? अब AC की लंबाई 6% अधिक कर दी जाए, तो ये मान लिया मैंने AC है 3, ठीक है जी। इसकी 6% बढ़ाएंगे। अगर किसी भी चीज़ को हम 6% बना रहे हैं तो उसे वो अपने आप का कितना प्रतिशत हो रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे समझते हैं। अगर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करना चाहूँ तो क्या बताऊँगा। मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई नंबर 100 है, ठीक है जी। ये नंबर मेरे पास 100 है, इसमें 10% की कमी कर दो जी। और कलर लेते हैं, 10% की कमी करो जी। तो कमी करेंगे तो 100 का 10%, तो 10% कितना होगा जी? तो 10 निकलेगा। तो ये इसमें से 10 अगर घटा देंगे, ठीक है जी, 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं यहीं पे इसमें इस साइड कह रहा हूँ कि इसमें 10% बढ़ा दो जी, बढ़ा दो तो 10%, इसका 10 ही होगा जी 100 का, तो 110 हो जाएगा। अब इस तरह से कह रहा था, अगर मैं इसी को इस तरह से, हमने कह सकते क्या कि ये 100 था, ये अपने आप का 90% हो गया, यानी कि 10% मैंने घटाया। तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये अपने आप का 90% हो गया। 90% तो 90% निकालेंगे तो भी इसका कितना आएगा जी? 90 आएगा जी, सही बात है। अगर हम इसका 10% बढ़ा रहे हैं, इसे 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये अपने आप का 110% हो गया, नहीं हो गया? 110% कितना आएगा जी? तो 110 आएगा। तो बात तो वही है ना, सिर्फ ये समझने का तरीका है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते थे ये हमारे वाले क्वेश्चन में कि अगर हम AC है 3 सेंटीमीटर, इसके 6% बढ़ा रहे हैं इसे, तो ये अपने आप का कितना प्रतिशत हो गया जी? तो ये 106% हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 106% हो जाएगा। तो अब ये अगर 106% हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ये 2 है, कमी 2 पे हो रही थी, तो ये 106% कम भी तो होगा ना। सॉरी दोस्तों, तो हमें माफ़ कीजिए, गलती हमारे से होगी। क्या जी? ये 106 नहीं लेना हमें, ये अलग तरीके से हम चले गए। ये हमें बता रहे थे कि 3 का अगर 6% बढ़ेगा तो हम सीधा ही 6% लिख लें, ठीक है जी। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 तिया 6, अब 3 तिया 9, 9%, तो 9% कमी आ जाएगी, ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। यानी कि सेम बात है, कोई ज़्यादा नहीं। आप जैसे करना चाहो उस तरीके से, उस तरह से कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, बात सेम ही है। कैलकुलेशन हल्का सा फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, इतने का चलता ही, ठीक है जी। तो आप कैसे भी तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है जी 55 जो है, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप इफ तुलसीराम सेव्स रुपीज 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी,
द कश्यप सैलरी इज। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू से बेसिक से हम सीख रहे हैं कि कैसे अप्रोच ली जाती है, कैसे किया जाता है। अगर आप कहोगे कि ये तो बेकार तरीका है जी, क्यों बेकार है? क्योंकि एग्जाम में हम इतना टाइम थोड़ा ही लगाएंगे, इतना थोड़ी लिखेंगे। ठीक है जी दोस्तों, चीज़ों को सीखना, लर्न करना और अप्रोच बनाना ये अलग तरीका है। एग्ज़ाम में परफॉर्म करना, एग्ज़ाम में निकालना क्वेश्चन, वो अलग अप्रोच है। ठीक है जी, उसमें सारे साम दाम दंड भेद लगाने होते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास हम सीख रहे हैं इनको, जब सीख रहे हैं तो हम पेपर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एक एडवांस में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम वो करवाना होगा जी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ये होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका परसेंटेज हो चुका होगा, रेशो होना चाहिए, और इसके बाद थोड़ा बहुत अलजेब्रा वो भी हो जाना चाहिए। उसके बाद हम फटाफट इन चीज़ों को कर रहे होंगे। और कैसे एक अलग से चैप्टर तो वो नहीं है, जैसे कैलकुलेशन है, पर वो मैं क्लास से लूँगा कैलकुलेशन की। ठीक है जी, कैलकुलेशन की, और इसके साथ यूनिट डिजिट इन चीज़ होंगी, ये क्लासेस होंगी। तो ये चीज़ें जब हम कर चुके होंगे तो हम फटाफट निकाल रहे होंगे। और इसके बाद मैं एक ऐसी भी क्लास रखूँगा जो कि लगभग 5 से 6 घंटे की होगी, जिसमें हम एग्जैक्ट मान लीजिए क्वेश्चन ले ले, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम पेपर में कर रहे हैं उनको सोल्व कैसे कैसे, क्या दिमाग लें, कैसी अप्रोच लेनी है, कैसे हम ऑप्शन से क्रैक करना है, ये उन सभी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई ट्रिक, कोई चीज़ नहीं लगा रहे, फिर भी तो हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको धैर्य रख के ये समझते चले जाना है, चीज़ें अपने आप समझ आती चली जाएंगी और आगे सोल्व होती चली जाएंगी। जब हम सीख रहे हो तो हमें जल्दी जल्दी नहीं करनी है जी। ठीक है जी, हमें कह रहा है कि तुलसी राम की सैलरी 20% ज़्यादा है, किससे? कश्यप से। ये मान लीजिए टी तुलसी राम है और ये हमारे पास कश्यप है। ठीक है जी, अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी? 1/5। यानी कि अगर अगर जो है कश्यप की सैलरी 5 यूनिट है तो तुलसी राम की सैलरी 1 ज़्यादा होगी जी, 1 यूनिट ज़्यादा, कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। ये इनका रेशो आ गया। अब हमें बोल रहा है इफ़ तुलसीराम सेव 720 रुपये विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है जी, अब तुलसीराम की सैलरी कितनी है? 6 यूनिट। ठीक है जी, तो 6 यूनिट अगर इसकी सैलरी है तो इसका 4% बचा रहा है तुलसीराम, जो कि हमें दिया हुआ 720। अब अगर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर हमें दिक्कत आ रही है 6 और 5, 6 का 4% निकालने में, तो क्या कर सकते हैं? ये रेशो है, रेशो को हम कितना भी बढ़ा घटा सकते हैं जी। तो इसे हम 2 जीरो लगा के 600 मान सकते हैं जी। ठीक है जी, तो इस साइड भी हमें 600 करना होगा। ये बराबर है रेशो, अब इनका 6-5 ही रहेगा क्योंकि जीरो से जीरो कट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसे 600-500 मान सकते हैं जी। हाँ जी, अगर ये एक्चुअल डेटा होता तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है तो हम इसे, सॉरी रेशियो है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास तुलसीराम की ये 600 यूनिट है। ठीक है जी, तो इसका 4% हमें पता है 1/25 फ्रैक्शन होती है जी। ठीक है जी, अब हम इनको सोल्व करेंगे। 25 चौक 100, 6 चौक 24, 24 यूनिट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जी। 720 है ना उसकी सैलरी, 720 रुपये वो क्या कर रहा है जी? बचत कर रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई जी? 720 डिवाइड बाई 24, 24 दिया 72 जी। ठीक है जी, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 रुपये आ गई जी। ठीक है जी, अब हमसे पूछा क्या जी? हमसे पूछा क्या जी? देन कश्यप सैलरी, कश्यप की सैलरी क्या हुई? ठीक है जी, अब कहाँ चला गया? तो एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अब हमें पता है जी कि 600 यूनिट हमने मानी है जी, किसकी? तुलसीराम की। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी और 600 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी, यानी कि 6 18।
18,000 आ गई। ठीक है जी, अब 18,000 आ गई। ठीक है जी, अब हमें निकालनी है कश्यप की। हमें पता है कि 600 यूनिट हमारे पास थी तुलसीराम की, और 300 यूनिट, 300 थी कि कम थी, 500 यूनिट, 500 यूनिट थी कश्यप की। ठीक है जी, यहाँ पे हमसे पूछ रखा था कि कश्यप की सैलरी निकालो, तो हमें तुलसीराम की सैलरी निकालने की जरूरत नहीं थी। हमें पता था कि एक यूनिट की वैल्यू 30 है, आ गई जी। ठीक है, तो कश्यप की सैलरी 500 है, 500 यूनिट, 500 यूनिट की हम वैल्यू निकाल देंगे इंटू में 500। ठीक है जी, तो 5 दिए 15,000 आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन दिए क्या 5, हाँ कहाँ चला गया, तो हमारे पास ऑप्शन ए। अब हम इसे थोड़ा सा रेशियो के तरीके में समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर जो समझ सकते हैं वो समझिए, अगर नहीं समझ अभी जिनको नहीं आ रहा तो टेंशन ना लीजिएगा। रेशियो में हम एक एक चीज इनको पढ़ रहेंगे। अभी जो समझ सकता है सिर्फ वही समझे, जिन्हें नहीं समझा रहा तो ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें पता था तुलसीराम कश्यप, ठीक है जी, इसके हमें पता 5 यूनिट, तो इसके हमारे पास आ गई थी 6 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कह रहा था कि 6 है, इसका 4%। ठीक है जी, तो हम 6 का 4% 1/25 लिख सकते थे। ये आ गया जी 4% की वैल्यू। अब अगर ये 4% की वैल्यू है तो हमें निकालनी है जी 100% की वैल्यू। ठीक है जी, तो 100% की वैल्यू नहीं, ये रही हमारे पर 4% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 720। ठीक है जी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट ये रहा 720 डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना था जी 6, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में 25 था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। अब हमें निकालनी कितनी थी जी, किसकी, कश्यप की। तो कश्यप की कितनी थी जी 500 यूनिट, तो 500 यूनिट की हम वैल्यू निकाल देंगे। 500 नहीं, इस बार 5 था क्योंकि हम रेशियो डायरेक्ट लेके चले, तो 5 यूनिट की वैल्यू यानी 720 डिवाइड बाय 6 इंटू में 25 गुना 5 कर देंगे। ठीक है जी, अब हम काटेंगे 12 6 72, ये आ गया 120 गुना 25 5 125। ठीक है जी, और है सही है ना, 120 को 125 से मल्टीप्लाई करिए, 125 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 12×5 = 60, ये आ गया जी, ये 24, और ये हमारे पास आ गया 120, 0 0 6 4 10 2 4 1 5 1, यानी कि 15,000 हमारे पास क्या आ गया जी कश्यप की सैलरी आ गई। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक्सप्लोर हम और कर रहे हैं। आप करते हो ना कि एग्जाम में इतना टाइम लगेगा, ये चीज होगा, वो चीज होगा, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे बढ़ा रहे हो धीरे धीरे वैसे आप पढ़ते चले जाएं। एक टाइम वैसा आएगा जब आप लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बन जाएगी, और आप कैसे निकालोगे अभी बता दूँ। हमें समझ लग गया कि तुलसीराम की सैलरी जो है 20% ज्यादा है, किससे जी, कश्यप से। और तुलसीराम 720 रुपये बचत कर रहा है, जो उसकी सैलरी का 4% है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे आगे आगे चल रहे हैं अभी। हाँ जी, अगर मैं करता तो कैसे करता जी, मैं सबसे पहले ऐसे करता कि 720 रुपये मुझे देंगे। ठीक है जी, जो कि 4% है। 4% का मतलब ये 4% की वैल्यू है। अगर ये मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लगेगा, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 100 हो जाएगी, तो 100% आ जाएगी। ये किसकी आ जाएगी जी, ये हमारे पास तुलसीराम की सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये तुलसीराम की सैलरी है। तुलसीराम की सैलरी यूनिट में कितनी थी जी 20%, यानी कि ये 20% की वैल्यू आ गया। अब किस 20% ज्यादा है किससे,
कश्यप से, तो ये 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब ये अपने आप की 120% होगी, 120% है, ठीक है जी। तो अगर ये 120% है तो हमें 100% निकालनी होगी। 100 किसकी, ये 100% किसके संदर्भ में आ रही है, ये अपने कश्यप के संदर्भ में। तो अब काटेंगे। अब हो सकता है आप में से आधे या ज़्यादा को ये समझ ना आ रहा हो, लेकिन ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी एक बार नहीं समझा रहा तो अब ये वाला समझने का आप प्रयत्न ना करें। ये तब समझाएगा जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे और मैं आपको फिर लैंग्वेज से आप गो थ्रू हो चुके होंगे, लैंग्वेज आपके पकड़ में आ रही होगी, तब ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है जी। अभी मैं ये परसेंटेज के थ्रू समझा, थोड़ा सा हम अब फ्रैक्शन लेके इसी चीज़ को ऐसे कैसे हम एग्जाम में सैकड़ों में उड़ा रहे होंगे, तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो अब हम इन्हें काटना है जी। तो ये कटेगा जी 18 चौक 72, ठीक है जी। 0 से 0 कटी, ठीक है जी। 6 दूनी 12, 6 तिये 18 जी, ठीक है जी। 2 और 5, 5 तिये 15 और 1 2 3 0। तो ये आ गई कश्यप की सैलरी, ठीक है जी। आप बोल रहे होंगे ये समझ नहीं आया। अब थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। क्या यहाँ पे मैं ये एक युद्ध विराम रेखा मैंने खींची, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको से कहा कि यहाँ पे हमारे पास है 12,000, ठीक है जी। 12,000, हाँ जी। आप बोलोगे 12,000 है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका 4%, नहीं 4 नहीं, आप मुझे बता दीजिए जी। चलो 25% बता दीजिए, 25%, ठीक है जी। तो आप कहोगे जी 12,000, और कलर से दिखाते हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं तो और कलर से 12,000, हाँ जी। तो इसका 25%, 25। अभी एक बार मैं फ्रैक्शन भी नहीं ले रहा, सिंपल सिंपल आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, हाँ जी। 0 और 25 नहीं 50, 0 हासिल बची 5, 25 25, 25 और 5 30, यानी कि 3,000। यही आएगा ना जी, देखो जी, ठीक है जी, 3,000 आ गया, ठीक है जी। अब ये एक बार हम भूल जाएं, एक बार यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3,000, ठीक है जी, और 3,000 लिख दिया, और मैंने आपसे कहा, ठीक है जी, और मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि ये ना, ये संख्या जो है ये 4% है अपने आप की, 4% है ये वाली संख्या 3,000। तो आप 100% निकाल के दिखाओ, आप 100% निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये 4% है, ठीक है जी, यानी कि 4% यूनिट जो है ये रिलेट कर रही है 3,000 को, ठीक है जी। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी जी, 1% की आएगी जी 3,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है जी, ये 1% की आ गई। अब हम 100% की निकालेंगे, कैसे निकलेगा जी, तो यहाँ पे 100%, तो यहाँ पे 3,000 को डिवाइड करेंगे 400 गुना में 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, यानी कि ये 2 पे काटेंगे 15 आ गया, यानी 300 ही काट लें। 2 पे काटेंगे कितना आएगा जी 150, और 4 पे काटेंगे जी 75, 75 आ जाएगा जी, ठीक है जी। हैं कोई दिक्कत, ओ भाई भाई सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने 4% गलत बोल दिया जी, मैं पहले वाला सोच रहा था कि पहले वाला ही चल रहा है। ये गलत हो गया जी, गलत हो गया। नहीं नहीं, मैंने बेसिकली कहना था कि आपको 25% निकाल के बताइए। तो आप कहोगे जी 1% की वैल्यू होगी जी 3,000, ये 3,000, 25% की वैल्यू, 25% जो यूनिट रिलेट कर रही है 3,000 को, तो 1% की होगी, हो जाएगी जी 3,000 बटे 25, तो 100% की कितनी हो जाएगी जी, आप कहोगे 3,000 को डिवाइड कर देंगे 25 से, गुणा में हम 100 कर देंगे, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब हम काटेंगे इसको, क्या 25 चौक 100, 25, फिर अब क्यों शैतानी कर रहा है, 25 चौक 100,
और 4×3 12,000 आ गए जी। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 12,000 कैसे निकाला, ठीक है जी। यूनिट को रिलेट करके निकाला परसेंटेज से। क्या हमारे पास यही तरीका था? अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे 25,000, ध्यान से सुनिएगा, 25,000। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका आप 20% निकाल के बताइए जी। तो आप क्या कर रहे होंगे? आप कर रहे होंगे 25,000 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 2500, 5,000, डबल हो गया 5,000, यानी कि हमारे पास 5,000 आ गया, ठीक है जी। अब यही मैं आपके ये साइड बाय साइड बोल दूं कि 20%, 5,000, 5,000 जो संख्या हमारे पास ये क्या है? ये 20% की वैल्यू है, तो हमें 100% निकालिए, 100% बताइए वो संख्या क्या थी। तो आप सिमेट्री भी लगा सकते हैं, या फिर ये तरीका कि आप 20% बोलोगे, 20% वैल्यू है जी 5,000 यूनिट की, 1% की वैल्यू आएगी जी आप 5,000 को डिवाइड कर दोगे 20 से, ठीक है जी। तो 100% निकालोगे तो 5,000 डिवाइड बाय 20 गुना 100 कर दोगे जी। तो ये क्या आ जाएगा जी? 0 से 0, 2 और 5, यानी कि 25,000 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया। अब थोड़े से आप अगर और समझदार हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 20% है जी, 20% यूनिट रिलेट कर लिए जी 5,000 को, ठीक है जी। हमें निकालना है जी 100%, ये रहा 100%, ठीक है जी। हम देखते हैं ये इसका सिमेट्री लगाएंगे तो 5 गुना है जी, ठीक है। तो इस साइड भी हम अगर 5 गुना कर दें तो 5×5 25,000 आ जाएगा जी, 100%। मैं बोलूँगा हाँ जी बहुत बढ़िया, सिमेट्री लगा लिया आपने, बहुत ही अच्छा, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई और भी बच्चा ज़्यादा सियाना है तो वो हमसे क्या बोलेगा कि 5,000 है, ठीक है जी, 5,000 है। अब ये 20% की वैल्यू दे रखी है जी, वो सोचेगा, वो ये बात करेगा जो मैं चाहता हूँ कि आप भी करें, क्या कि हम देखेंगे कि 20% जो है वो 100% का कौन सा हिस्सा है, यानी कि हमें 100% निकालना है ना। 100%, 100% का 20% कितना हिस्सा है जी? तो आप बोलोगे ये तो वही फ्रैक्शन बात होगी, फ्रैक्शन ही बनेगी 1/5, यानी कि 1/5। 1/5 भी क्या होता है जी? मिनिमम एक रेशियो होता है जी 100 पे, यानी कि अगर हमने 1/5 लिखा, मैं समझाया था ना कि अगर 5 का हम 20% निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है जी? तो यहाँ पे 20/100 लिख सकते थे, वो देखेगा कि 20 100 का 5वां हिस्सा है। यहाँ पे इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, अभी आप शायद इससे समझ ना आ रहे हो, लेकिन अभी मैं 1 सेकंड दीजिए जी, 5 मिनट, 5 सेकंड, 5 मिनट दीजिए, सॉरी 5 सेकंड, फिर यही इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्या कि ये 5वां हिस्सा है जी, ठीक है जी, 20 है। तो अगर ये 5वां हिस्सा है तो मैं इसे 5 से गुना कर दूं, तो हाँ जी कर दो, कोई दिक्कत, तो 25,000 आ जाएगा जी, जो हमारी संख्या थी ओरिजिनल। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि ये हमारे पास 20% है, और यहाँ पे बोल रहा था कि आपको 5,000 है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने फ्रैक्शन लिखी 1/5, ठीक है जी। तो मैं बोल रहा था कि यह तो हम देखें कि 20, ये 100 का कौन सा हिस्सा है जी, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 5वां हिस्सा आ गया जी। तो हम फ्रैक्शन ही देख लें, अगर हिस्सा ही देखना है तो 20% की फ्रैक्शन ही ये होगी, क्या होगी जी 1/5। तो इसका ये तो हमें पता है कि ये 20% ये वाले हैं, तो 100% ये होगी अपने आप की, 100% है, नीचे वाली चीज होती है। अगर ये 20 है तो इसका ये 5 गुना है, तो 5 गुना ये 100 हुई ना, तो 5 गुना ये, इसका 5 गुना कर देंगे तो 25,000। अभी एक बार कोई समझने में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आगे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लोर करने का तरीका बता रहा हूँ क्या।
मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला था कि 20%, 5,000, ठीक है जी, 20% है तो 100% निकालें। तो हम फ्रैक्शन ले लेते हैं जी, 1/5, 1/5, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 हमें ओरिजिन निकालना है, तो अगर मैं इसे अपनी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, 1/5 से, तो क्या आएगा, तो देख लेते हैं जी। 5,000, ये 1 है, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5, तो ये 25,000। वो ये क्या हुआ भाई, ये बेसिकली यही मैं समझाना चाहूँ कि अगर आप किसी भी संख्या को उसकी फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हो हैं, तो ओरिजिनल वही संख्या आ जाएगी जो थी। मैंने बोला यहाँ पे 100 है, ठीक है जी, 100, और 100 का आप 30% निकालो जी, 30%, तो आप 100%, 100 का सॉरी 30% निकाल के मुझे दोगे 100 का, तो 30 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे चोरी छुपे ये कर रहा हूँ, अब मैंने मिटा दिया ये चीज़ भूल जाओ। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है जी, कि 30 जो है वो 10% है, नहीं नहीं सॉरी, 30 जो है हमारे पास कितना आया था, 30% है, ठीक है जी। तो आप वो संख्या निकालने के होता है, ये तो आप ज़्यादा वो समझाओगे कि 30 को रिलेट कर रहा है, तो वो हर एक संख्या अपने आप की 100% है, तो 100% 100 हो जाएगी। नहीं तो अगर मैं और लूँ, ये सिमिलर आ गया, अगर मैं और लूँ कि मैंने बोला 375, ये रहा, इसका आप 25% निकालें, 25%, तो आप 25% निकालोगे, यानी कि 20% निकालो जी, आप 20% निकालो तो 1/5 आएगा जी। तो 7×5 = 2, 5×5 = 5, 751 आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ किसी संख्या का 20% 751 है, तो आप वो संख्या ओरिजिनल नंबर बताएं क्या था। तो आप बोलोगे जी, अभी हमने सीखा कि 751 को हम 20% की फ्रैक्शन होती है जी, ये रही 1/5, 1/5 से डिवाइड कर दे, तो 1 को 5 से ये आया, तो 751 ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 5 5 5 25 और 2 135 और 2 37 355 आ गया, ठीक है जी। ये समझ आ गया कि किसी फ्रैक्शन को अगर हम उससे डिवाइड करें, सॉरी संख्या को, तो ओरिजिनल संख्या आ जाएगी जी, ठीक है। या फिर एक तरीका क्या था कि हम 3755 है, ठीक है, इसको हम अगर ये हमें बोल रहा था कि 20% है, तो 20% से डिवाइड कर दें, हाँ ये भी हो सकता है जी। इसे मैंने 20% से डिवाइड किया, 20% से डिवाइड कर लो, या फिर इसकी फ्रैक्शन 1/5 से डिवाइड कर लो, सेम ही बात है। कैसे जी, क्योंकि हमने ये देखा जी 20% की तो फ्रैक्शन ये होती है, यानी कि अगर ये 3755 है, 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 20/100 लिख दूंगा, तो ये कट के 1/5 ही आ जाएगा ना, हाँ जी, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँ तो 3755 मैंने ओरिजिन निकालना है, तो 20% से डिवाइड कर दूंगा 20%। अब परसेंट को 20% से अगर मैंने डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे 100% निकालूं। क्यों जी, अगर मैं सोचूँ कि ये संख्या 20% है, कि ये वैल्यू है, ठीक है जी, मैं 100% निकालूं तो क्या निकल जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है, लेकिन एक और है जो गलत हो जाएगा, तो 20 बन 100, ये देखो जी। अबे ये नहीं थे हमारे पास, संख्या ही और थी। कितनी थी जी, 351 थी। अगर मैं इसको 20% से डिवाइड कर दूं तो ठीक है जी। अगर मैं इसको 100 करूं तो ये गलत हो जाएगा, 100% करूं तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा। लेकिन अगर 351 को मैं 20
से डिवाइड करूँ और 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो एग्ज़ाम में हमें उस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाना था, इस तरह से हमें देखना था कि 720 दे रखे हैं। हाँ जी, 720 क्या दे रखे हैं, यह तुलसीराम की सेविंग है जो 4% है। तो 4% के फ्रैक्शन से हम डिवाइड करेंगे तो तुलसीराम की सैलरी आ जाएगी। फ्रैक्शन क्या है जी, 4%, 1/25, एक 25 डिवाइड में इसके लगेगा तो इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। हाँ, अलग कलर से हम दिखाते हैं इसको, ठीक है जी। एक ये अपने आप की अब 100% बनेगी जी, अपने आप की 100% बनेगी। इसका मतलब ये तुलसीराम की सैलरी बनेगी। अब तुलसीराम की सैलरी 20% ज़्यादा है। अगर 20% ज़्यादा है किससे, कश्यप से, तो इसका मतलब कश्यप की सैलरी 1/5, 20% की फ्रैक्शन कश्यप की सैलरी अगर 5 थी तो ये तुलसीराम की 6 रही होगी, यानी कि ये 6 यूनिट की वैल्यू है। अब इनमें निकालनी तुलसीराम की जो कि 5 यूनिट है, तो अब हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं जी, ठीक है जी। तो 12×6 = 72 जी। अब 12×5 = 60 और 25, 25×6 = 150, ठीक है जी। अब जीरो कमी कहाँ आ गई, हाँ ये वाली जीरो भी थी ना, यहाँ पे जीरो थी तो ये जीरो, तो हमारे पास आंसर आ गया 15,000, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा जी Ram saves 40% of his salary while Sham saves 22%. If both get the same salary and Sham saves 15 से 20, what is the saving of Ram? कह रहा है कि राम की सेविंग 14% है और शाम की सेविंग 22% है। मान लेते हैं हम ये रहा राम और ये रहा शाम। राम की सैलरी भी 100 यूनिट है और शाम की सैलरी भी 100 यूनिट है, ठीक है जी। और राम क्या करते जी, वो अपनी सैलरी का 14% बचाता है जी। हमें दिया गया कि इसका शाम से 22%, यानी कि ये 14%, तो राम 14% बचाएगा, यानी कि 100 का 14 यूनिट, और शाम इस अपनी सैलरी का 22% बचाएगा तो 100 का 22, और हमें दिया गया एक्चुअली में 1540, ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं ये 1540 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 और 14, 7, तो ये 7 पे काटा जाएगा जी, 17 आ गया, ठीक है जी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई जी, 17। तो इससे इसकी सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट, यानी कि 7,000 होगी। अब उनकी सैलरी दोनों की सेम है तो इस साइड भी हम 70 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि 7,000 इसकी होगी तो 7,000 इसकी होगी, ठीक है जी। अभी अपनी सैलरी का कितना परसेंट बचा रहा है, तो 14, तो या तो हम ये 70 यूनिट तो आ ही चुका था, ठीक है जी, 17। अब इसका 14% निकाल दें, ठीक है जी, यानी कि ये 7,000। इसका 14% अगर हम निकाल दें
1498 तो 980 आ गया जी। 980 रुपये, इसका मतलब हमारे राम की बचत होगी जी। ऑप्शन बी। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे जी। कैसे? हमें पता है कि ये राम था और ये श्याम था, ठीक है जी। राम अपनी सैलरी का 14% बचत कर रहे हैं और ये श्याम जो है अपनी सैलरी का 22%, ठीक है जी। अब हम इनका रेशो ले लेते हैं। रेशो लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज, ये 11 पे, ये 7 पे। अब हमें पता है कि 11 यूनिट जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है जी 1540 को, ठीक है जी। ये इसका 70 गुना हो गया जी। इसका 70 गुना कर दे जी, 70 7 49 है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये 70 गुना नहीं आएगा जी। यहाँ पे आएगा जी 11 एकम 11, 11 चौक यानी कि 140। तो 140 गुना, तो इस साइड हम 140 गुना कर देंगे। 1498 980, यानी कि हमारे राम की सेविंग आ जाएगी 980 रुपये। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, ठीक है, देन z% ऑफ b विल बी। यानी कि x% ऑफ a का x%, तो x बटा 100 इज द सेम एज, ठीक है, y के b% के, यानी कि y है इसका b% निकाल लेंगे, b बटा 100। अब हमें निकालना क्या है, z% ऑफ b, b का z%, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इससे ये कटा तो b इस साइड रहने देते हैं, आगे a x है, ठीक है जी। तो b मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं z% ऑफ b, तो यहाँ पे z गुना b डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है जी। अब b की जगह हम b की वैल्यू रख देते हैं जी, ठीक है जी। z गुना b की वैल्यू ax, ठीक है, डिवाइड बाय y डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा, नहीं तो ये नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये नहीं मिला ax z डिवाइड में क्या था y गुना 100, तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया होगा तो 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि ax z डिवाइड बाय y इतना प्रतिशत दे रखा होगा, या हमें ये दे रखा होगा। अब ऑप्शन देखते हैं जी हम, तो ऊपर ax z होना चाहिए जी, ay z नहीं, गलत है, ax z डिवाइड बाय y %, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन जी, अब ये भी सेम ऐसे बताऊंगा। एक तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं वो धीरे धीरे आएगा, वो जैसे आप सीखोगे लैंग्वेज पे पकड़ बनेगी, वैसे धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप डेवलप होती चली जाएंगी। अभी आपको भड़क नहीं लेनी है, अभी आप जैसे सिखा रहा हूँ वैसे डिटेल में समझते चले जाना है, ठीक है जी। डिटेल में हम समझेंगे और बाद में धीरे धीरे पकड़ बनेगी, वैसे वैसे हमारी चीज़ें सारी क्लियर होती जानी है। हमें कह रहे हैं जी, इन इफेक्टिव 60% ऑफ द वर्कर आर अबोव 30 ईयर्स। मैं मान लेता हूँ जी जो भी थे वो 100 होंगे पूरी फैक्ट्री में, ठीक है जी। अब इसमें से 60% जो हैं वो 30 साल से ज़्यादा हैं। ये मान लिया ये 30 प्लस हैं, 30 साल से ज़्यादा एज के हैं, ठीक है जी। 30 साल से ज़्यादा हैं, कितने जी 60%, तो ये 60% हो गए। 100 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है जी। एंड ऑफ दिस 75 आर मेल, यानी कि ये 60 बचेंगे ना। अब ये 60 रहे, अब इसका कह रहा है कि 75%, 75% मेल है, यानी कि इसके कुछ मेल होंगे और इसमें से कुछ फीमेल होंगी। अब मेल 75% है,
ठीक है जी। और देर आर 1350 मील, यानी कि अब सबसे पहले 60 का हम 75% निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 15 चौक 60, 15 तीय 45, यानी कि 45 यूनिट की हमें वैल्यू दे रखी है 1350। ठीक है जी। तो हमें बोल क्या रखा है जी, निकालने क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में टोटल वर्कर कितने हैं। ठीक है जी। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें पता कितनी आएगी जी, 1350, 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 × 15, 4 × 12, यानी 3 पे जाएगा, यानी कि ये 30। एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो टोटल हमने माना था कि 100 थे, तो 100 × 30 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हो जाएंगे जी, 3000। इसको 2-3 तरीकों से मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है, वही बात समझते चले जाना। कैसे, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया, यानी ऑप्शन ए। मैं मान लेता हूँ जी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो ई हैं। ठीक है जी, ई हैं। इसके कह रहे हैं कि 60%, 60% की फ्रैक्शन में मान लो 3/5, 3/5, यानी कि इसके 3/5 जो है वो मेल एम्प्लॉई 30+ है, यानी कि 30 साल से। ठीक है जी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, जो 30+ एम्प्लॉई है। ठीक है जी। अब इसमें से कह रहे हैं कि 75%, इसके 75% मेल वर्कर हैं, यानी कि 3/4। तो ये यहाँ से अब लेके यहाँ तक आ गया हमारे मेल वर्कर आ गई, मेल वर्कर जो 30+ हैं प्लस मेल वर्कर हैं, ये आ गई। और ये हमें दे रखा है 1350 के इक्वल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसका क्या करना है। तो 3 × 9, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 150। अब 4 × 5 = 20, यानी कि एम्प्लॉयज़ बराबर आ जाएंगे 150, ये गुना हो जाएगा जी कितना, 20 से। ठीक है जी। तो ये 0 0 15 2 30, तो 3000 हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा ही अगर मैं लैंग्वेज पे मेरी पकड़ हो चुकी है तो मैं इसे कैसे कर रहूँगा जी, मुझे पता चल गया कि 1350 एम्प्लॉयज़ हैं जो मेल वर्क हैं। ठीक है जी। ये 75% हैं, तो मैं 75 से डिवाइड कर दूंगा, 75% है, यानी कि 3/4 से। वो ये 3/4 जो हैं वो क्या है, 30+ हैं। 30+ कितने थे, 60%, यानी कि 3/5, 3/5 से डिवाइड कर दिया। बात वही है, समझाने का थोड़ा देख फॉर्मेट चेंज है और कुछ नहीं। 4 × 5 = 20, तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 9, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक है। तो 150 × 20, तो हमारा ये वैसे ही आ गया 3000। तो ये हमें चाहिए था, हमारे 3000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई आ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 22.5% गिव्स 98 एज ए रिजल्ट, यानी कि किसी नंबर को 22.5% बढ़ाया गया, 22 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन जान लीजिए, 44 से 45, 45/2 हो गया जी। परसेंटेज का 100 लगेगा, 9 × 5 = 45, और ये 5 पे कटेगा 20, 20 दूनी 40, 40/9। ठीक है जी। अब ओरिजिनल हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई 9/40, अगर ओरिजिनल 40 थी तो उसका 22.5% है, यानी कि 9 इंक्रीज कर दिया। अगर 9 इंक्रीज कर दिया तो 40 + 9 कितने यूनिट बन गया हमारे पास, 49, यानी कि 49 यूनिट। और हमें दे कितना रखा है जी, 98। तो ये कितना हो गया जी, 2 गुना। तो हमें निकालना क्या है जी, नंबर हमने माना था कि 40 है, तो इसका 2 गुना, तो हमारे पास कितना आ गया जी, 80। तो हमारा ऑप्शन है जी सी, 80 हमारे पास रिजल्ट आ गया जी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी। अगला ये, ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट्स रिड्यूसर टू इट्स 80, यानी कि कह रहा है
कि कोई नंबर है, उसमें से अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल दें, घटा दें, तो वो 80% बच जाता है। तो उसका 40% हमें निकालना है। मान लीजिए जी मेरे पास वो संख्या थी n, ठीक है जी, n, हाँ जी, इसमें से मैंने 15 निकाल दिया, ठीक है जी। अब ये n जो है अपने आप का 80% है, यानी कि 80% बच गया, हाँ जी। तो n हमें निकालना है, n माइनस 15, तो 80% के फ्रैक्शन हम ले लें तो 4/5, ये करवाए हुए था मुझे लगता है, तो 5 इस साइड आ गए 5n, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 15 5 75, 4n, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, 5n माइनस 4n, ये माइनस का था तो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बच गया, n आ गया हमारे पास 75। तो वो ओरिजिन संख्या क्या थी, 75, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए नहीं है, क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रखा है 40% उसका हमें निकालना है। तो n का अगर हम 40% निकालेंगे, 75 का 40%, फ्रैक्शन 2/5, 15 5 75 और 15 दूनी 30, यानी कि उसका 40% हमारे पास 30 आया। तो ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा शॉर्ट में अगर हम समझें तो क्या था, आप हमें बताएं कि कोई संख्या है ये रही, इसमें से मैं कुछ घटा रहा हूं, तो ये अपने आप की 80% बच रही है, ठीक है जी। तो आप हमें बोलोगे कि हर संख्या अपने आप की 100% होती है, मैंने भी बोला, आपने बोला, हाँ जी सर। अब ये बच गई 80%, ठीक है जी, 80% बच रही है। तो मेरा सवाल है आपसे कि इसमें से मैं क्या घटाऊं, कि इसमें से क्या घटाऊं कि 80% बचे। तो आप बोलोगे 20% घटा दो, मैं बोलूँगा ठीक है जी 20%, यानी कि ये 20% घटाया होगा तो ये 100% रही होगी, 100। इसका मतलब 20% हमने एक्चुअली में घटाया कितने जी, घटाया 15 है, ठीक है जी, यानी 15 घटा के वो 80% रह रही है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे है ये है कि 20% जो वैल्यू है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। हमें निकालना था 40%, तो 40% क्या हो जाएगा जी, तो इसका ये डबल है तो इसका भी डबल 30 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 30 आ गया। अगर 100% पूछ ले तो यहाँ पे 100% कर देंगे, तो यहाँ पे फिर हम देख रहे होंगे कि ये इसका कितना गुना है जी, 5 गुना, इस साइड भी इसका 5 गुना कर दे, हाँ जी। तो कितना आ गया जी, 75, 75 आ गया जी, 75। यही यही तो वो संख्या थी, ठीक है जी। अनदर एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन कौन सा है, द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, ठीक है जी। मान लीजिए जी कोई सर्कल है, ठीक है जी, उसकी सर्कल सर्कल रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है जी। तो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है जी, हाँ जी। तो अब अगर मैं इसको 25% बना दूँ, यानी कि 22/7 पाई की वैल्यू गुना आर, यानी कि 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर 4 है तो इसका 4, ये है 25%, एक यूनिट डालूंगा तो ये बन जाएगी जी 22/7 गुना 5 × 5, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं जी, कैसे। चलो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही रहने देता हूँ, तो हमारे पास 4 × 4 था, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, 5 × 5, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले एरिया कितना था, 16 पाई, अब कितना था, 25 पाई, ठीक है जी। कितने का चेंज आया जी, 9 इंक्रीज हुआ, 9 पाई इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या लिखूँगा, 9 पाई बढ़ गया किस पे जी, 16 पाई पे, तो 100 पे कितना, तो पाई से पाई गया, ठीक है जी। अब 1/16 होता है जी 6 से 1/,
4%, 9×9 = 36 सही, 9/4, और ये कितना हो जी 4×2 = 8, 1/4, और 38 है 1/4। अब फ्रैक्शन गलत ले लीजिए, ये इसकी नहीं फ्रैक्शन, ओहो मल्टीप्लाई गलत कर रही है, मल्टीप्लाई। तो 6 सही 1/4%, 9×6 = 54 सही 9/4%, 4×2 = 8 यानी कि 1/4, और ये 56 से 1/4% हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। इतना चेंज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसेप्ट सीख रहे हैं क्या, जब भी हमें कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन कैसे निकल सकता जी, परसेंटेज से। परसेंटेज से कैसे जी, मैं कहूँ कि मैं आपसे 20% ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ, तो यहाँ पे ना तो मैंने एक्चुअल वैल्यू बताई, ना मैंने आपको बताया कि मैं कितना तेज भागता हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक परसेंट बता दिया जी कि मैं 20% ज़्यादा आपसे तेज भागता हूँ। या फिर मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी आर्टिकल का प्राइस अपने आप का 120% हो गया, तो आप जानोगे कि अगर वो 100% था तो 20% बढ़ गया। ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ कि किसी आर्टिकल अब का प्राइस 80% हो गया, तो आप बोलोगे पहले इसका मतलब 100% था तो 20% कम हो गया। ठीक है जी। ये है तरीका बताने का। दूसरा क्या होता है जी, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे जी, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1/4 केले हैं। ठीक है जी। तो आप समझ जाओगे कि अगर 4 यूनिट थे तो 1/4 उसका चौथा हिस्सा है जी आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1/5, 1/5 या फिर 5वां हिस्सा जमीन का है, तो इसका मतलब आप बोलोगे टोटल अगर 5 था तो इसका 5वां हिस्सा है। तो ये फ्रैक्शन भी हमें बताता है ये कंपैरिजन को। और दूसरा है जी रेशो। रेशो कैसे जी, रेशो जी मैंने आपसे बोला कि मेरी एज ये आपकी एज है, आपकी एज अगर 3 है तो मेरी एज 2 है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल बताई कि मेरी एज कितनी है और आपकी एज, ये एक तुलना बताई। मान लीजिए अगर तुलना का ये मतलब है कि अगर आपकी 30 होगी एज तो मेरी 20 होगी, अगर आपकी 300 होगी तो मेरी 200, 3000, 2000, तो यही रेशो मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमने नहीं बताई। तो 3 चीज़ें यहाँ पे बताई, जब भी हमें कंपैरिजन निकालना हो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशो, तो हमें एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम कंपैरिजन से, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पाई हमने देखा कि यहाँ पे आपके कट ही रहे, तो हमें क्या करना चाहिए था कि हमें पता है कि पाई r² होता है जी उसका फॉर्मूला एरिया का, तो हम पाई को इग्नोर कर सकते थे। तो r 25% बढ़ गया है, तो इसका मतलब पहले 4 का स्क्वायर था तो अब 1 यूनिट 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि पहले 16 था तो अब 25 हो गया जी। 9 इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ किस पे, 16 पे, तो 100 पे कितना, तो यह आ गया था अपना 56 से 1/4%। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, आगे चलते हैं। If the length of rectangle is increased by 37% and breadth is decreased by लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है जी। पहले कह रहे हैं कि 37%, 37% की फ्रैक्शन 3/8, यानी कि अगर 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 लेंथ उसकी 8 यूनिट थी, ठीक है जी, तो अब क्या होगी, 3 यूनिट बढ़ेगी, तो 3 यूनिट बनेगी, 8 में 11 होगी। ठीक है जी।
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 20% उसका ब्रेड्थ कम होगी, यानी कि 1/5। अगर 5 थी पहले, अगर 5 थी तो अब कम होगी कितनी, 4 होगी। तो यहाँ पे 8×5 = और ये यहाँ पे क्या होगी, 44। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 यूनिट बढ़ गई है। 4 यूनिट बढ़ गई किस पे, 40 पे। तो 100 पे कितना, तो 4×4 1/10 होता है जी 10%। तो हमारा आंसर है जी 10% एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है जी। 64 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए जी, लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ ए स्केयर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% की फ्रैक्शन हमने देखी 2/5। ठीक है जी। स्केयर, स्केयर क्या होता है जी, भुजा गुना भुजा, यानी कि ए स्केयर। ठीक है जी, ए स्केयर। तो पहले अगर उसकी भुजा 1 थी, ठीक है, 5 यूनिट थी, तो इसका एरिया हो गया जी ए स्केयर भुजा गुना भुजा। ठीक है जी, 25। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया जी, 2 यूनिट इंक्रीज हो गया 40%। तो कितना हो गया, 7। तो 7×7 हो गया, यानी कि पहले 25 था तो अब 49 हो गया जी। कितना इंक्रीज हो गया जी, यहाँ पे देख रहे हैं हम 24 इंक्रीज हो गया 25 पे। तो 100 पे कितना देखते हैं जी, 25 चौक 100, 24 चौक 96, 96, यानी कि 96% इंक्रीज हो गया जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो आज का ये बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल मंगल सिंह, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, डेली पेपर DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड PNG मिलेगी, PDF मिलेगी, सबको आपको वहीं से अवेलेबल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।